तो स्वागत है आपका आपकी चैनल साइलेंट क्लास नोट्स में। साथियों, आपको YouTube के इतिहास में इससे बेहतरीन वीडियो कहीं मिल नहीं सकता है और हमने इस वीडियो में कई सारे सोर्स का इस्तेमाल किया है और उन सब का निचोड़ है इस वीडियो में। और ये वीडियो आपको देखेंगे मानचित्रों की सहायता से, कंसेप्ट भी हम इसमें देंगे, हम इसमें ट्रिक भी देंगे और साथ में MCQ भी देंगे। तो इतना सारा कुछ पैकेज आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में इससे जब प्रश्न आए तो गलत ना हो। तो साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि भारत का अपवाह तंत्र, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम। आखिर ये इंडियन ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि जो अपवाह तंत्र होता है यानी ड्रेनेज सिस्टम होता है, वो नदी जल तंत्र का एक पैटर्न है। और असल में इसकी परिभाषाएं तो बहुत डिफ़िकल्ट दे रखी हैं, लेकिन आप ऐसे समझिए कि एक मुख्य नदी होती है और उससे कई सारी सहायक नदियां आकर के जुड़ जाती हैं। जैसे ये इससे आकर ये मिल गई, तो एक तरह का ये एक नेटवर्क बनाती है, ठीक है, एक जाल तंत्र बनाती है। और इसी जाल तंत्र को हम क्या कहते हैं? ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं, अपवाह तंत्र बोलते हैं, क्योंकि ग्रेविटी के हिसाब से ये अपनी दिशा को निर्धारित कर लेती है और ये उस दिशा में बहने लगती है। तो इस प्रकार से एक अपवाह तंत्र का निर्माण होता है। तो साथियों, अब ये अपवाह तंत्र कई आकृतियां ले सकता है, कोई भी आकृति ले सकता है। जैसे कि आप मानिएगा कि ये हो सकता है कि एक वृक्षाकार आकृति ले ले, ठीक है, एक वृक्षाकार आकृति ले ले। तो कैसी आकृति लेगा? ऐसी आकृति लेगा, ठीक है। कैसी लेगा? जैसे एक वृक्ष के अंदर टहनियाँ होती हैं इस प्रकार से, तो एक वृक्षाकार आकृति भी ले सकता है, जिसे धूमाकृतिक भी बोल सकते हैं। धूमाकृतिक मतलब, ध्रुव मतलब होता है वृक्ष। तो कभी कभी वृक्षाकार की जगह आपके सामने धूमाकृतिक भी आ सकता है। क्या आ सकता है? एक शब्द आ सकता है, ध्रुमाकृतिक, यानी कि ध्रुव की आकृति, ठीक है। ध्रुमाकृतिक, धूमाकृतिक ड्रेनेज सिस्टम, या बोल सकते हैं आपको अपवाह प्रतिरूप। प्रतिरूप मतलब पैटर्न, ठीक है। तो एक वृक्षाकार या ध्रुमाकृतिक अपवाह प्रतिरूप, या फिर बोल दे सकते हैं हम ड्रेनेटिक ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है। और हो सकता है कि ये जालीनुमा हो, ठीक है। वृक्षाकार भी हो सकता है और जालीनुमा भी हो सकता है। कैसा हो सकता है जालीनुमा? देखिए ऐसे जालीनुमा, ठीक है। तो जालीनुमा भी हो सकता है और इस तरीके से। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक जालीनुमा ड्रेनेज पैटर्न भी बन सकता है। और बन सकता है अरिये। कभी कभी ये शब्द आते हैं तो बड़ा दिक्कत हो जाती है कि है क्या मतलब। तो अरिये में क्या होता है कि जब किसी केंद्रीय शिखर से, ठीक है, जब किसी केंद्रीय शिखर से जो जलधाराओं का प्रवाह होता है वो सभी दिशाओं में होता है, ठीक है, सभी दिशाओं में होता है। तो इस प्रकार की जो संरचना बनती है उसे बोलते हैं हम अरीय प्रतिरूप, ठीक है, यानी कि रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। ये भी हो सकता है। और हो सकता है कि एक तरह से समांतर पैटर्न बन जाए। समांतर पैटर्न कैसा बनता है? जैसे कि ये बना, ठीक है, ऐसे करके समांतर पैटर्न भी बन जाता है, ठीक है। तो इसे बोलेंगे हम समांतर पैटर्न। और हो सकता है कि ये जो है आयताकार पैटर्न भी बन जाए। आयताकार पैटर्न कैसे बनेगा? जैसे एक मुख्य नदी है, सॉरी, एक मुख्य नदी है, तो मुख्य नदी में क्या होगा कि इस तरह की आकृति बन सकती है, इस तरह की आकृति बन सकती है। और ये जो है इस तरीके से बन सकता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ये आयताकार ड्रेनेज पैटर्न बनेगा। या पच्छाकार भी बन सकता है। पच्छाकार कैसे बनता है जरा मैं बता देता हूँ उसको। देखिए एक मुख्य नदी ऐसे गई और उसमें आपकी इस तरीके से, और ये बनी आपकी आकृतियाँ इस तरीके से बन सकती हैं कुछ कुछ, ठीक है। तो ये जो होगा ये पच्छाकार आकृति होगी, ठीक है। कभी कभी वलयाकार और अभिकेंद्रीय ड्रेनेज पैटर्न बन जाता है, कभी गुम्फदाकृति आकृति। तो इस प्रकार से कई प्रकार की आकृतियाँ बन जाती हैं। तो इसमें आपको बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि अपवाह तंत्र जो होता है ना, वो क्या है एक तरह से कि शुरुआत में जो धरातलीय सतह की जो प्रकृति होती है, यानी कि जो ढाल होता है या जो भौमिकी संरचना होती है, उसके आधार पर अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। यानी कि क्रमवर्ती अपवाह तंत्र की बात करें, ठीक है, एक तो क्रमवर्ती बनता है, ठीक है,
जो आपका सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम होता है वो दो तरीके से बनता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि क्रमवर्ती जो अपवाह तंत्र होता है, क्रमवर्ती अपवाह तंत्र जो बनता है वो दो तरीके से बनता है। एक तो आपका बनता है अनुवर्ती, ठीक है, अनुवर्ती नदियाँ सुना होगा आपने, एग्ज़ाम में देखा भी होगा। तो अनुवर्ती नदियाँ, और दूसरा आपका क्रमवर्ती में आता है परवर्ती, ठीक है, परवर्ती। तो पहले हम क्रमवर्ती को समझ लेते हैं कि अनुवर्ती में क्या होता है कि वे नदियाँ जो सामान्य ढाल की दिशा में बहती हैं, ठीक है, जो सामान्य ढाल की दिशा में बहती हैं उन्हें अनुवर्ती नदियाँ कहते हैं, ठीक। और प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ जो हैं वो अनुवर्ती नदियाँ हैं। आप देख रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत, यहाँ पर ज़्यादातर जो है अनुवर्ती नदियाँ बहती हैं, जिसमें आपकी गोदावरी, ठीक है, कृष्णा, कावेरी और ये सब नदियाँ जो हैं वो अनुवर्ती नदियाँ होती हैं, ठीक। और दूसरी बात है कि किसी क्षेत्र में जो सबसे पहले अनुवर्ती नदी का उद्गम होता है जो क्षेत्रीय धरातल के ढाल के अनुरूप बहती हैं, ठीक। तो ये तो रही अनुवर्ती नदियाँ। अब बात करते हैं परवर्ती नदी के बारे में। तो जो मुख्य अनुवर्ती नदी होती है उससे समकोण पर मिलने वाली नदियाँ परवर्ती नदी कहलाती हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे कोई मुख्य नदी है और उससे समकोण में अगर कोई नदी मिल रही है तो वो कैसे कहलाएगी, वो कहलाएगी परवर्ती नदी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि चंबल है ना, यहाँ पे जो गंगा बहती है तो चंबल हो गई आपकी, और सिंध, बेतवा, सोन नदियाँ, ठीक है, ये सब है ना गंगा यमुना से जाकर के समकोण पर मिलती हैं। तो ये क्या है, ये परवर्ती नदियाँ हैं। तो आपको दिमाग में बिठा लेना है, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ये इतना डिटेल में आपको कहीं कोई नहीं बताएगा जितना कि मैं आपको बता रहा हूँ। सारा कंसेप्ट भी क्लियर कराऊंगा और साथ ही साथ आपको ट्रिक्स से भी याद दिला दूंगा, ठीक है। क्योंकि ये जो ड्रेनेज सिस्टम है ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। हम लगता तो हमको ये है कि बहुत आसान, लेकिन जब प्रश्न आते हैं ना तो तोते उड़ जाते हैं। तो ऐसा आपके तोते नहीं उड़ेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ। आप निश्चित रूप से वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल भी हड़बड़ाहट निकाल दीजिएगा। आपका पूरा ध्यान में रखूँगा जिससे कि आपकी पूरी तैयारी हो जाए और कितना बड़े से बड़ा एग्ज़ाम आ जाए आपका प्रश्न गलत नहीं हो पाएगा, ठीक। तो ये तो रही आपकी अनुवर्ती और परवर्ती नदियाँ। अगर आपको अभी भी समझ में ना आ जाओ, ठीक, तो आप कमेंट कीजिए और मैं आपको बताऊंगा। चाहे मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊं या फिर आप कहें तो मैं कॉल भी कर लें आप मुझे, मैं कॉल करके भी आपको पूरी समस्या का समाधान करूंगा, ठीक, और वो भी एकदम फ्री। नेक्स्ट है हमारा ये तो हमने क्रमवर्ती देख लिया। तो और दूसरा है आपका अपवाह तंत्र में एक अक्रमवर्ती, ठीक है, यानी कि इनसिक्वेंस सिस्टम, अक्रम, ठीक है, अक्रमवर्ती, ठीक। अक्रमवर्ती जो है अपवाह तंत्र जो होता है, तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर उन नदियों को शामिल किया जाता है जो ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं, ठीक है, और जो भूमि की संरचना होती है उसके बिल्कुल उल्टे यानी कि प्रतिकूल प्रभावित होती है। जैसे कि इनको दो भागों में बांटते हैं। एक तो हम बांट लेते हैं पूर्ववर्ती, ठीक, पूर्ववर्ती, और दूसरा प्रकार है इसमें आपका पूर्वारोपित, ठीक, पूर्वारोपित। भाइयों ये बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको इतना डिटेल में इतना अच्छे से कोई नहीं बताएगा, ये आप गांठ बांध के सोच लीजिएगा, ठीक। तो पूर्ववर्ती नदियाँ और पूर्वारोपित ये दो तरह की हैं। तो अब पूर्ववर्ती नदियाँ कैसी होती हैं, वे नदियाँ जो हिमालय निर्माण के पहले से बहती थी, ठीक है, यानी कि हिमालय का जब निर्माण हुआ था उससे पहले ये बह रही थी और अपनी धाराओं की दिशा में, ठीक है, अपनी धाराओं की दिशा में जो उठे हुए स्थलों जैसे कि पर्वतों को काट कर, ठीक है, गार्ज और महाखंड बनाकर प्रभावित होती हैं, उन्हें हम पूर्ववर्ती नदियाँ कहते हैं। जैसे कि आप देखिएगा सिंधु नदी, ठीक, सिंधु, और ब्रह्मपुत्र नदी और सतलज नदी, ठीक, और ये सब क्या हैं, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, ये सब पूर्ववर्ती नदियां हैं जो बहुत हिमालय के निर्माण से पहले से बह रही हैं और ये गार्ज को काट करके बन रही हैं, ठीक है, बह रही हैं। तो ये तो हैं आपकी पूर्ववर्ती नदियां। फिर आपका आता है नेक्स्ट पूर्वारोपित नदियां। तो ये नदियां जो हैं स्थल खंड के ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं, ठीक। और जैसे कि आपकी स्वर्णरेखा नदी, ठीक है, स्वर्णरेखा नदी, सोन नदी और चंबल,
और आपकी बनास वगैरह। तो ये सब नदियाँ जो हैं ये क्या हैं, आपकी पूर्वारोपित नदियाँ होती हैं, जो कि स्थल खंड के ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं। जबकि पूर्ववर्ती मतलब हिमालय के निर्माण से पूर्व जो बह रही थी, ठीक है, वो बह रही हैं। और ये क्या कर रही हैं, पर्वतों को काट कर अपना रास्ता बना रही हैं, वो पूर्ववर्ती नदियाँ हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, दोनों एक नहीं है, ठीक है। पूर्वारोपित क्या है, वो स्थलखंड के ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं, जबकि पूर्ववर्ती जो नदियां हैं वो हिमालय के निर्माण से पहले से बह रही हैं, ठीक। तो ये तो रहा अक्रमणवर्ती नदियों के बारे में। तो अब आपको मालूम पड़ गया कि हम ड्रेनेज सिस्टम को एक हिमालयी अब्बा तंत्र और प्रायद्वीपीय अब्बा तंत्र दो हिस्सों में बांट के रखते हैं, ठीक है। तो ये आप देख ही रहे होंगे कि हिमालय अब्बा तंत्र में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, जबकि आपका प्रायद्वीपीय अब्बा तंत्र के अंतर्गत नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी और कृष्णा, कावेरी सब आते हैं, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं कि हिमालय नदियाँ प्रायः सदा नीरा होती हैं, मतलब पूरे साल बहती हैं, ठीक। क्योंकि ग्लेशियर से आती हैं, वर्षा पर डिपेंड नहीं है। और इनके प्रायः स्रोत क्या होते हैं, ग्लेशियर होते हैं। इन नदियों में वर्ष में 2 बार जल की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, और हिमालयी नदियाँ नौकागम्य योग्य होती हैं, ठीक है। इसमें आप नाव वगैरह चला सकते हैं। और ये नदियाँ अपने मार्ग में घाटियाँ और गार्ज का निर्माण करती हैं, जैसे हमने पूर्ववर्ती नदी के बारे में बताया ही था आपको। और जबकि मैदान भाग में डेल्टा और विसर्पों का निर्माण करती हैं, ठीक है। और हिमालय तंत्र में जैसे सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये सब आते ही आते हैं। अब बात करते हैं गंगा नदी का संक्षिप्त वर्णन। गंगा नदी का हम संक्षिप्त वर्णन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि गंगा नदी तंत्र भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, और भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 26.2% यानी कि 8.06 लाख वर्ग किलोमीटर में ये है। और इसका प्रवाह देखें तो ये भारत और बांग्लादेश में बहती है। प्रदेशों की बात करें तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में, और सबसे ज़्यादा बहती है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर ये नदी बहती है तो उत्तर प्रदेश में बहती है। मान के चलिए कि गंगा नदी की जो लंबाई है वो है आपकी 2525 किलोमीटर। उसमें से 1450 किलोमीटर अकेले ये यूपी में बहती है। तो सबसे ज़्यादा जो है यूपी में बहती है, और सबसे कम बहती है झारखंड में, ठीक। झारखंड में बहती है। तो जब जब झारखंड से जो जाती है ना, तो सिर्फ झारखंड का एक ज़िला टच करती है, और जिसका नाम क्या है, साहिबगंज, ठीक है। साहिबगंज में होकर बहती है मात्र। तो सबसे कम ये झारखंड में बहती है, और मात्र 83 किलोमीटर जो है ये बहती है झारखंड से होकर के। नेक्स्ट है हमारा कि गंगा नदी का अपवाह तंत्र की बात करें। अपवाह तो आपको मैंने बताया था ना, जैसे ये रिवर सिस्टम है, ठीक है। तो इसमें कई सहायक नदियाँ आकर मिल जाती हैं, तो ये पूरा एक नेटवर्क का बनाती है, तो एक क्षेत्र बन जाता है। तो इसी को बोलते हैं अपवाह तंत्र। तो गंगा नदी का जो अपवाह तंत्र है वो कहाँ कहाँ टच करता है, तो देखिएगा, देश की बात करें तो भारत में, नेपाल में, तिब्बत में और बांग्लादेश तक इसका अपवाह तंत्र फैला हुआ है। यानी गंगा के साथ साथ इसका भी तो आप जोड़ेंगे, तो इस तरीके से ये काफ़ी बड़ा क्षेत्र बन जाएगा। और राज्यों की बात करें तो इसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन राज्यों में इसका अपवाह तंत्र फैला हुआ है। सबसे ज़्यादा अपवाह तंत्र तो आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है, सबसे ज़्यादा लंबी भी वहीं पर है, और सबसे कम है इसका अपवाह तंत्र दिल्ली में, ठीक। और लंबाई तो आपको पता ही है गंगा नदी की कितनी है, 2525 किलोमीटर। अब थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं हम ज़रा, कि जो गंगा नदी है ना, गंगा नदी जो है वो सतोपत ग्लेशियर से निकलती है, ठीक। और अलकनंदा और गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकली भागीरथी, है ना, देवप्रयाग में मिलने के बाद संयुक्त रूप से गंगा कहलाती है। आप इस चित्र में देख सकते हैं। और अलकनंदा की जो सहायक नदियां हैं, जैसे कि आप देखेंगे अलकनंदा की सहायक नदियां हैं वो उनमें कौन कौन सी आती हैं, तो पिंडार नदी जो है, ठीक, पिंडार नदी बाएं तट से कर्णप्रयाग में, और मंदाकिनी नदी दाएं तट से रुद्रप्रयाग में इससे आकर मिलती हैं। और धौलीगंगा व विष्णुगंगा
अलकनंदा की अन्य सहायक नदियां हैं। और बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, पूछ लेते हैं एग्जाम में कि बद्रीनाथ का मंदिर कहाँ है, तो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। ठीक, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अब आप ये देखिएगा कि ये जो है सबसे पहले ये जो है ऋषिगंगा जो नदी आई, फिर से धौलीगंगा मिल गई, और ये कहाँ मिल गई, विष्णु प्रयाग में आकर के मिल गई। फिर आगे जाके जो अलकनंदा जो मुख्य नदी है, ये आपकी नंद प्रयाग पे कौन सी नदी आके मिलती है, नंदाकिनी। ठीक, फिर ये अलकनंदा आगे बहती है, फिर ये कर्ण प्रयाग पे किस नदी से मिलती है, पिंडार नदी से, फिर आगे बहती है, फिर इस पॉइंट पे यानी कि रुद्रप्रयाग पर ये मंदाकिनी नदी से मिलती है। फिर जब नेक्स्ट आगे बहते हैं तो ये देवप्रयाग में मिलती है भागीरथी नदी से। अब आप देखिएगा ये जो भागीरथी नदी है और ये भीलांगना है, ये दोनों आकर के यहाँ मिल कर के भागीरथी के नाम से आगे बहती हुई निकलती हैं। तो जो भीलांगना है ना, दो नामों से मिलकर बना है, एक तो भील और गंगा, इन दो नामों से मिलकर भीलांगना बना है शब्द। और ये भीलांगना जो है ना, ये आपका खतलिंग ग्लेशियर से निकलता है और टेहरी से मतलब निकल करके ये गणेश प्रयाग पे, ठीक है, यहाँ जो पॉइंट है ना ये मेंशन नहीं है लेकिन बता देता हूँ मैं आपको कि गणेश प्रयाग, ठीक है, गणेश प्रयाग पर यहाँ ये पॉइंट जो है वो गणेश प्रयाग है, यहाँ आकर के ये भीलांगना भागीरथी नदी से मिल जाती है। ठीक, और इसी संगम पर क्या है, टेहरी डैम, टेहरी बांध परियोजना जो है इस संगम पर स्थित है। और इस बांध की परिकल्पना 1953 में, ठीक है, टेहरी बांध की परिकल्पना 1953 में आई थी, लेकिन इसका कार्य जो ये पूरी कब हुई, 2007 में। अब आइए बात करते हैं, ये जो पॉइंट्स आपको बताए हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ के मिलती हैं, तो ये जो मीटिंग पॉइंट्स हैं, ये 5 तरह के हैं और ये हमेशा एग्जाम में आते हैं। ये इसकी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, तो फटाफट इसको ख़त्म करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होगा, थोड़ा जल्दी जल्दी भी करना पड़ेगा। तो विष्णु प्रयाग जो है, विष्णु प्रयाग जो है कहाँ, विष्णु प्रयाग पे कौन कौन सी नदी मिलती है, धौलीगंगा और अलकनंदा। एक बात देखिएगा, सब में अलकनंदा कॉमन है, बस आपको ये याद रखना है। तो धौलीगंगा आकर मिलती है, तो कैसे याद करेंगे, देखिए जो गंगा है ना, गंगा जो है वो विष्णु जी के पैरों से निकली है, ठीक है, और पैरों को धोते हुए निकलती है। ठीक, तो इसलिए हम धौलीगंगा इसको आराम से याद कर लेंगे। नंदाकिनी में याद करने की ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, देखो नंदाकिनी में नंद वर्ड और नंद यहाँ पर एक सिमिलरिटी है, तो आप अंदाज लगा ही लेंगे। अब आते हैं कर्ण प्रयाग और पिंडार। ठीक, तो पिंडार और अलकनंदा कर्ण प्रयाग पे आके मिलती हैं। तो पिंडार नदी जो है इसको ऐसे करेंगे पांडव, ठीक है, और कर्ण जो थे ना वो कौन थे, वो पांडवों में से ही एक थे। तो इस तरीके से हम कर्ण प्रयाग को पिंडार से रिलेट कर लेंगे। फिर है रुद्रप्रयाग और मंदाकिनी, इसे कैसे याद करें, तो इसका ये ट्रिक है कि देखिए जो आपने देखा होगा कि जब मंदी आती है ना, मंदी आती है तो जो कंपनी के बॉस होते हैं ना वो गुस्सा हो जाते हैं कि हमारा माल नहीं बिक रहा, तो इस तरीके से रुद्र हो जाते हैं, रुद्र मतलब गुस्सा हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम मंदाकिनी को रुद्र से रिलेट कर लेंगे। फिर आपका भागीरथी और देवप्रयाग, तो कैसे याद करेंगे, तो ऐसे याद कीजिए कि अलका नाम की कोई लड़की है, उसको किसी ने बताया कि देव आए हुए हैं, तो वो जो अलका है लड़की, वो क्या करी, भागी भागी रथ में सवार होकर के देवों के दर्शन करने के लिए पहुंच जाती है। तो ऐसे हम इसके 5 पॉइंट्स को याद कर लेंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा गंगा नदी का संक्षिप्त वर्णन हमें देखना है। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि पहले से मैंने आपको बता दिया था कि जो सतोपथ हिमानी से ये गंगा निकलती है, ठीक है, सतोपथ हिमानी से गंगा निकलती है। और आप देख रहे होंगे गंगा से मिलने वाली कितनी ही सहायक नदियां हैं, ठीक है, गंगा नदी का आप देख सकते हैं, यमुना, ये तो बड़ा डिफ़िकल्टी होती है साथियों कि इनकी सहायक नदियों को कैसे याद करें, क्योंकि एक दो तो है नहीं ये। ठीक, तो इसको याद करने की मैं ट्रिक आपको बताऊंगा, आपको बस कुछ नहीं करना भाइयों, दोस्तों, साथियों, थोड़ा ध्यान रखिएगा और मैं आपको सारे के सारे इतना डिटेल बता दूंगा जितना आप यूट्यूब पर कहीं नहीं देख पाएंगे। तो साथियों पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो गंगा है ना, ये उत्तर भारत की सबसे प्रमुख और हिंदुओं की पवित्र धार्मिक नदी है। गंगा को सुरसरी, भागीरथी,
पद्मा, देव नदी, जानवी इन नामों से भी जाना जाता है। और भागीरथी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री कस्बे के समीप स्थित गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख नामक स्थान से निकलती है और आगे बढ़ने पर इसमें रुद्रगंगा, जाड़गंगा, असी गंगा, सिया गंगा आदि नदियाँ आकर मिल जाती हैं। और मैंने अभी आपको बताया था कि जो गणेश प्रयाग में ये भिलंगना नदी से मिलती है और ये संगम जो है टेहरी परियोजना का है। और आगे बढ़ने पर देव प्रयाग में इससे अलकनंदा नदी मिलती है। भागीरथी की अपेक्षा अधिक जल लाती है ये, और ये भारत की भागीरथी की मुख्य सहायक नदी है। और बात करें अलकनंदा की, तो अलकनंदा चमोली के उत्तरी भाग में स्थित सतोपत शिखर के हिमनद और अभी बात की थी ना हमने कि सतोपंत ताल से निकलती है। साथियों गौर कीजिएगा, क्योंकि इतना डिटेल्स जो है ना इस चित्र से नहीं मालूम पड़ सकता है, थोड़ा डिटेल्स हम सुन के भी पता करेंगे, क्योंकि इतना सारा कुछ होता है ना ज्योग्राफी के अंदर, और वो मतलब आप समझिएगा खाली चित्रों से काम नहीं चल पाता है। तो थोड़ा सा आप जो मैं आपको बता रहा हूँ वो एग्ज़ाम में आए हुए कंसेप्ट हैं, तो इसीलिए आप ध्यान से सुनिएगा। और चित्रों की सहायता से थोड़ी सहायता मिल जाती है हालांकि, लेकिन अगर आप यूपीपीसी से या उससे बड़े एग्ज़ाम दे रहे हैं आईएएस वगैरह, तो आपको और भी अन्य बातें जानना बहुत ज़रूरी है। तो अलकनंदा जो है सबसे पहले कहाँ मिलती है? विष्णुप्रयाग में धौलीगंगा से। फिर उसके बाद नंदप्रयाग में नंदागिरी से मिलती है। अभी हमने बात की थी ना कि सबसे पहले विष्णुप्रयाग में मिलती है धौलीगंगा से, फिर नंदप्रयाग में नंदाकिनी से मिलती है, कर्णप्रयाग में पिंडार नदी से मिलती है, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी से मिलती है, और लास्ट में जाके देवप्रयाग में अलकनंदा स्वयं भागीरथी में विलीन हो जाती है। और इसके बाद ये संयुक्त रूप से क्या कहलाती है? गंगा नाम से आगे बढ़ती हुई निकलती है। अब इसको अलकनंदा नहीं कहते हैं, जब ये भागीरथी से मिल जाती है तब इसका नाम पड़ जाता है गंगा। और शिवालिक श्रेणी को काटकर, साथियों ध्यान से सुनिएगा, शिवालिक श्रेणी को काटकर गंगा ऋषिकेश हरिद्वार बहते हुए, ठीक है, ऋषिकेश हरिद्वार बहते हुए आप देख पा रहे होंगे चित्र में कि ऋषिकेश हरिद्वार बहते हुए फिर उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले में, ठीक है, बिजनौर ज़िले में प्रवेश करती है। और मैदान में आते ही यानी कि हरिद्वार में आते ही इसकी जो दिशा होती है वो दक्षिण से कैसी जाती है? दक्षिण पूर्व। मैं आपको बता दूं ये दक्षिण है और ये दक्षिण पूर्व है, ठीक है, ये दक्षिण पूर्व है। तो दक्षिण पूर्व हो गई ना, ये यहाँ से इस तरह हो गई, दक्षिण पूर्व दिशा हो गई। तो ये दक्षिण से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर बदलने लगती है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। और उत्तर प्रदेश में गंगा के बाईं ओर से रामगंगा, गोमती और घाघरा ये नदियाँ आकर मिलती हैं। और दाईं ओर से कौन मिलती है? दाईं ओर से मिलती है आपकी यमुना, ठीक है। कौन सी नदी मिलती है? यमुना, यमुना मिलती है। और कौन कौन सी नदियाँ इसमें मिल रही हैं? टॉन्स मिलती है, ठीक, टॉन्स मिलती है, चंद्रप्रभा, कर्मनाशा आदि नदियाँ इसमें मिल जाती हैं। देखिए कर्मनाशा ये मिल रही है, ठीक है। और आपकी कौन सी है? यमुना मिल रही है, ये इधर से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसकी डायरेक्शन भी पता होना चाहिए कि दाईं ओर से कौन सी नदियाँ मिल रही हैं और बाईं ओर से कौन सी मिल रही है। इसके लिए सबसे इजी ये है कि आप जब ऐसे चलेंगे तो आपका मुख किधर होगा? इस तरफ होगा। तो आपका जो राइट हैंड होगा, ठीक है, राइट हैंड किधर होगा आपका? राइट हैंड ये होगा, यानी दाईं ओर। बाईं ओर क्या होगा? ये दिशा। तो बाईं ओर से कौन कौन सी मिल रही हैं? ये वाले। दाईं ओर से कौन सी नदियाँ मिल रही हैं? ये वाले। बहुत ईजी है, अगर चित्र के माध्यम से ही आप ये याद रख पाओगे, रट के नहीं होगा, रट के नहीं होगा। बंगाल तक पहुंचते पहुंचते इसकी जो लंबाई होती है ना वो कितनी रह जाती है? 2510 किलोमीटर हो जाती है। अच्छा, अगर यूपी की बात करें तो ये प्रदेश के मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, अमरोहा, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, संभल, बदायूं, कासगंज, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कन्नौज, हरदोई, उन्नाव, कानपुर देहात, कानपुर नगर, प्रतापगढ़, रायबरेली, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, भदोही, मिर्ज़ापुर, चंदौली और तुम्हारी वाराणसी, गाजीपुर और बलिया लगभग आपके 27 जिलों से बहती हुई बिहार में एंटर करती है। बिहार में एंटर करती है। अच्छा, एक बात और है कि गंगा को हल्दिया से प्रयागराज तक
क्या बोलते हैं हम, NW1 यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, ठीक है। NW नेशनल वाटरवेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 1, ठीक है। NW1 से कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। तो ये रहा आपका। अब बात करते हैं यमुना की। तो ये गंगा नदी क्रम की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, ठीक है, सहायक नदी है यमुना। अब ये देखिए, आप ये देख रहे हैं, ये नदी जो जा रही है यहाँ से, यमुना ये जा रही है, यमुना नदी मिल रही है इससे, ठीक है, प्रयागराज में मिल जाती है। तो यमुना की बात करें तो ये इसका उद्गम क्या है, बंदरपूछ, ठीक है, इसका उद्गम है बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद, ठीक है, उत्तरकाशी भी बोलते हैं उसको, है। और ये क्या है कि उत्तरकाशी का जो गर्म स्रोत से 8 किलोमीटर उत्तर में स्थित है, और मैदान में आने से पहले इसमें टॉन्स, गिरी और आसन नदियां आकर मिल जाती हैं। और प्रदेश में इसका सब प्रवेश कहाँ पे होता है यमुना का, सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान पर होता है। इसमें नोएडा के पास बाईं ओर से हिंडन नदी आकर मिल जाती है यमुना से, ठीक है। यमुना से कौन सी नदी आके मिल जाती है, इसको आप क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे, ये हिंडन नदी बनी हुई है। तो क्या होता है कि बाईं ओर से हिंडन नदी यमुना में मिल जाती है, और इटावा, औरैया, जालौन के बॉर्डर पर स्थित पंचनदा नामक स्थान पर दाईं ओर से सिंध, चंबल, हमीरपुर के पास दाईं ओर से बेतवा, और बांदा के पैलौनी में और भजवा के निकट दाईं ओर से कई नदियाँ मिल जाती हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये आपकी चंबल आकर मिल गई इटावा के पास में, बिल्कुल एक एक चित्र में साफ साफ दिया हुआ है। और कैन नदी आप देख सकते हैं, ये बांदा में आके मिल गई। तो चित्र को ज़रा ध्यान से देखिएगा, अगर आपको रटना नहीं है, केवल समझना है, और ये आपको इस तरीके से याद हो जाएगा। तो एक तरीके से क्या करती है यमुना, एक चाप बनाती है, चाप, देखिए चाप बना रही है ना, एक तरह से चाप बनाती है। और ये इस चाप के आकार में आपका सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, फैजाबाद, इटावा, जालौन, औरैया, कानपुर, ये सब आ जाते हैं, ठीक है, इस चाप के अंतर्गत सब आ जाते हैं। और ये लगभग 20 जिलों से बहती है यमुना, और प्रयागराज में, ठीक है, प्रयागराज में, ठीक है, प्रयागराज में ये गंगा से मिल जाती है। और इसकी लंबाई कितनी है, 1376 किलोमीटर, ठीक, 1376 किलोमीटर। तो ये तो रही आपकी यमुना नदी। और दूसरी हम बात करें कि आपकी रामगंगा की बात करें, तो पौड़ी जिले के दूधातोली पर्वत के जलागम क्षेत्र से निकलती है, ठीक है, आप देख सकते हैं रामगंगा, ठीक है, ये रामगंगा देख रहे हैं आप कि जलागम क्षेत्र से निकलती है, और कालागढ़ जिले यानी पौड़ी जिले में कालागढ़ जिला है के निकट मैदानों से उतरती हुई मैदानी क्षेत्रों के 24 किलोमीटर के बाद कोह नदी इसमें मिलती है। और ये नदी 690 किलोमीटर बहने के बाद कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है, पश्चिमी रामगंगा। और मुरादाबाद, बरेली, बदायूं, शाहजहाँपुर, इन जिलों से गुजरती हुई ये जो है मिल जाती है इससे। और इस नदी की जो सिंचाई के लिए कालागढ़ में एक बांध बनाया गया है, ठीक है। तो ये तो हिस्ट्री रामगंगा के बारे में। अब बात करते हैं हम काली नदी के बारे में, ठीक है। काली, आप देख रहे हो काली नदी, साफ बताता हूँ मैं, इसको क्लियर कर देता हूँ। हाँ, ये देख रहे हैं शारदा या काली नदी। तो काली नदी जो है ना, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित काला पानी नामक स्थान से निकलती है। काला पानी से, इसी स्थान पर तुम्हें पता होगा कि इंडिया और नेपाल का क्या हुआ था, मतभेद हुआ था इस पर, ठीक है, कि एक संधि हुई थी अंग्रेजों के टाइम पे काला पानी नाम से। तो ये नेपाल कहता है कि ये हमारे क्षेत्र में आता है इस तरीके से। तो काला पानी नामक स्थान से ये स्थित है, और गौरी गंगा मिलम हिमनद से निकलती है, ठीक है। जो काली नदी है या शारदा नदी है, वो कहाँ से निकलती है, मिलम ग्लेशियर, क्या नाम है, मिलम ग्लेशियर। तो मिलम ग्लेशियर से निकलती है। और टनकपुर के बाद, अगर आप पीली नैनीताल वगैरह गए होंगे तो आपने देखा होगा कि टनकपुर स्टेशन होगा, बहुत छोटी लाइन रेलवे है वहाँ पर। तो टनकपुर के बाद इसे शारदा के नाम से जाना जाता है, और ब्रह्मदेव के निकट ये मैदानी भाग में प्रवेश करती है। और
प्रदेश में ये सर्वप्रथम पीलीभीत जिले में प्रवेश करती है, यानी यूपी प्रदेश में ये सर्वप्रथम पीलीभीत जिले में प्रवेश करती है और सीतापुर के बासरा या बहराम घाट के निकट पहुंचकर करनाली यानी घाघरा नदी से मिल जाती है। ठीक है, तो आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि ये घाघरा नदी से आके मिल जाती है। अब बात करते हैं घाघरा नदी के बारे में। तो घाघरा या करनाली भी बोलते हैं इसको। ये जो नदी का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है। चित्र में आप देख पा रहे होंगे तिब्बत के पठार पर स्थित एक मापचा चुंगो हिमनद है। ठीक है, कौन सा? मापचा चुंगो ग्लेशियर, मापचा चुंगो ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है और ताकलाकोट से लगभग 37 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर स्थित है। ये नदी पर्वतीय प्रदेश में करनाली और मैदानी प्रदेश में घाघरा कहलाती है। मैदानी भाग में ये नदी दो उपशाखाओं में डिवाइड हो जाती है और इसकी पश्चिमी शाखा करनाली और पूर्वी शाखा को शिखा कहते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं इसकी पश्चिमी शाखा को करनाली और पूर्वी शाखा को शिखा कहते हैं। और आगे चलकर ये पुनः एक हो जाती है और शीश पानी नामक स्थान पर ये 180 मीटर चौड़ा और 600 मीटर गहरा खड्डा बनाती है और लखीमपुर खीरी और बहराइच की सीमा बनाते हुए राज्य में प्रवेश करती है और सीतापुर में बासरा के पास इसमें काली नदी मिलती है और आगे चलकर अयोध्या में यही सरयू कहलाती है। ठीक है, यही क्या कहलाती है? आगे चल के सरयू कहलाती है। अयोध्या से आगे बढ़ने के बाद आजमगढ़ जिले में इसमें तमसा और देवरिया बरहज के पास इसमें राप्ती नदी मिल जाती है और फिर ये उत्तर प्रदेश से बाहर निकल जाती है और छपरा के पास गंगा में मिल जाती है। ठीक है, छपरा के पास, ये देख रहे हैं आप, छपरा के पास गंगा नदी में मिल जाती है और कुल लंबाई इसकी क्या है घाघरा की? 1080 किलोमीटर। ठीक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस बताने के लिए। राप्ती नदी के बारे में बात करेंगे अब हम। ठीक है, राप्ती नदी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, राप्ती नदी के बारे में बात करते हैं। राप्ती नदी नेपाल के पिछले भाग की लघु हिमालय श्रेणी यानी कि धौलागिरी के दक्षिण में रुकुमकोट के समीप से निकलती है और उत्तरी भाग में इसकी एक मुख्य शाखा बूढ़ी राप्ती के नाम से जानी जाती है। इसकी मुख्य सहायक नदी रोहिणी और जो गोरखपुर में राप्ती के बाईं ओर से मिल जाती है इसमें। ठीक, तो ये है। और ये देवरिया के बड़े नामक स्थान के पास घाघरा नदी में मिल जाती है और इसकी लंबाई जो है राप्ती की वो कितनी है? 640 किलोमीटर। तो ये रहा आपका। अब बात करते हैं गोमती नदी के बारे में। गोमती नदी आप देख रहे होंगे। तो गोमती व सई नदी की बात करें तो गोमती एक स्थलीय नदी है। इसका उद्गम पीलीभीत जिले में, ठीक है, पीलीभीत जिले में स्थित पनगेली फुल्लर ताल या फिर इसको गोमत ताल भी कहते हैं, वहाँ से होता है। और पीलीभीत से ये सानापुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर आदि जिलों से बहती हुई गाजीपुर के पास कैथी नामक स्थान पर गंगा के निकट ये मिल जाती है। कैथी नामक जगह पे ये मिल जाती है। गोमती की लंबाई कितनी है? 940 किलोमीटर। और गोमती और गंगा संगम पर प्रसिद्ध मार्कंडे महादेव का मंदिर है। ठीक है, तो आपसे पूछ भी सकता है कि मार्कंडे महादेव का मंदिर किस संगम पर है? तो गोमती, ठीक है, गोमती और गंगा के संगम पर है। इसकी सहायक नदियों में सई प्रमुख है और जो कि हरदोई के भिजवान झील से निकली है। ठीक है, सई नदी कहाँ से निकली है? हरदोई के भिजवान झील, लेक्स बोलते हैं ना, तो भिजवान झील। ठीक है, कौन सी? सई नदी। तो इस प्रकार से तो ये रहा आपका। अब बात करते हैं चंबल के बारे में। तो चंबल का उद्गम मध्य प्रदेश के इंदौर के पास महू के निकट स्थित जनापाव पहाड़ी से हुआ है। ठीक है, कौन सा? जनापाव पहाड़ी, जनापाव पहाड़ी से हुआ है इसका। और इसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर है और राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर बहती हुई आगरा और इटावा की सीमा बहते हुए औरैया के मुरादगंज के पास इटावा में, ठीक है, इटावा में जाकर ये क्या करती है? मिल जाती है यमुना से। काली सिंध, सिप्ता, पार्वती और बनास इसकी क्या हैं? सहायक नदियां हैं। ठीक है, पार्वती, काली सिंध, क्षिप्रा, बनास इसकी क्या हैं? सहायक नदियां हैं।
ये वर्षा ऋतु में आकस्मिक बाढ़ों से काफ़ी जनधन की हानि करती है। और इसके बारे में और जान लीजिए आप कि इसकी अनियमित जलधारा से नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में काफ़ी गहरी अवनलिकाओं का निर्माण होता है। पूछ लेते हैं अवनलिकाओं का निर्माण कौन सी नदी करती है, क्योंकि चंबल के बीहड़ों के नाम से प्रसिद्ध है। अवनलिका, अगर आप चंबल में गए होंगे बीहड़ में, तो आपने देखा होगा कि एक अजीबोगरीब संरचना पाई होगी वहाँ पर। और आपने अगर फूलन देवी पिक्चर देखी हो, बैंडिट क्वीन की जो मूवी थी, तो आपने देखा होगा कि चंबल के बीहड़ की आकृति भी देखी होगी कैसी होती है, ऊबड़ खाबड़ होती है। वहाँ खेती वेती तो हो नहीं पाती है, डकैती करके अपहरण करके वहाँ पे काम चलता है। अब तो खैर वो नहीं रहा वैसा। और लगभग इसकी जो कुल लंबाई है चंबल की, वो है 1050 किलोमीटर। ठीक है, 1050 किलोमीटर। तो ये रहा चंबल के बारे में। अब जान लेते हैं वेतवा नदी के बारे में। वेतवा नदी के बारे में जान लेते हैं। इसको वेत्रवती भी बोलते हैं, इसका एक नाम और है। ठीक है, कभी कंफ्यूज ना होइएगा, वेत्रवती भी बोलते हैं वेतवा नदी को। और ये मध्य प्रदेश में भोपाल के दक्षिण पश्चिम से निकलकर भोपाल, ग्वालियर, ललितपुर, झांसी और जालौन से होती हुई हमीरपुर के निकट, ठीक है, हमीरपुर के निकट, ये हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। यहाँ पर मिल गई है हमीरपुर के निकट। इस नदी की कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। बेतवा की लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर है। और इसके ऊपरी भाग में कई प्रपात पाए जाते हैं। अब ये तो रहा बेतवा के बारे में जानकारी मुख्य। अब बात करते हैं सिंध या काली सिंध के बारे में। ठीक है, सिंध या काली सिंध के बारे में। तो काली सिंध के बारे इतनी प्रमुख तो नहीं है, लेकिन मैं जानकारी आपको दे देता हूँ इतना कि जो काली सिंध है, ये नदी राजस्थान के टोंक जिले से निकलकर जगमनपुर यानी जालौन के उत्तर में यमुना नदी से मिल जाती है। इसमें दिया नहीं है, लेकिन यहाँ से काली सिंध मिल जाती है। और इसकी कुल लंबाई 416 किलोमीटर है। काली सिंध की लंबाई कितनी है? 416 किलोमीटर। अगर हम बात करें टॉन्स नदी की, ठीक है, टॉन्स नदी की बात करें तो इसका उद्गम मेहर के निकट तमसा कुंड से होता है। और इसके मार्ग में कई सुंदर जलप्रपात हैं इसके, जिनमें बिहार जलप्रपात हैं, ये सब मिल जाते हैं आपको। और इसकी सहायक जो है बेलन नदी पर भी 300 मीटर ऊंचा जलप्रपात है। तो बेलन नदी के पास भी ये मिल जाती है। फिर आपकी आती है केन। केन का एक दूसरा नाम और है, केन नदी का एक दूसरा नाम और है कर्णवती। कर्णवती। बेतवा का क्या है? बेतवा का क्या बताता है? वेत्रवती। और इसका कर्णवती। किसका? केन नदी का क्या है? कर्णवती। तो इसका उद्गम कैमूर पहाड़ियों के उत्तरी ढाल से हुआ है। कैमूर पहाड़ियाँ हैं, उसके उत्तरी ढाल से हुआ है। और कैमूर पहाड़ियों से निकलकर ये बुंदेलखंड से गुजरती हुई बाना में प्रवेश करती है। और बाना में ही भोजहा के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक, तो ये जो आप देख रहे होंगे बाना के निकट ये मिल जाती है। ये बाना क्षेत्र दिखाई दे रहा होगा आपको। अब बात करते हैं सोन नदी या स्वर्ण नदी के बारे में। तो जो सोन नदी है, सोन नदी ये अमरकंटक पहाड़ियों से सोशा कुंड नामक स्थान से निकलकर पूरब की ओर मध्य प्रदेश में बहने के बाद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बहती हुई बिहार में प्रवेश कर जाती है और पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। तो ये पटना के निकट गंगा में मिलती है, तो बिहार में आके मिलती है सोन नदी। ठीक है, लेकिन सोन नदी जो है वो सोनभद्र से होते हुए भी बहती है। तो ये तो रहा आपका सोन नदी। और सोन नदी की लंबाई कितनी है? 780 किलोमीटर। अब बात करते हैं हिंडन नदी की। हिंडन नदी आप देख सकते हैं। हिंडन नदी जो है, ये देख रहे हैं आप, हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी है। ये नदी ऊपरी शिवालिक की तलहटी से निकलकर गंगा और यमुना के बीच सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद में लगभग 400 किलोमीटर बहते हुए नोएडा के ग्राम मोमनाथल के पास यमुना में मिल जाती है। तो ये तो नहीं इसकी गंगा यमुना की सहायक नदियों के बारे में हमने बहुत जल्दी बात की है। हो सकता है थोड़ा सा तेज़ी से बात की हो, थोड़ा तो आप वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं। लेकिन इतना कुछ है इसके बारे में, उसके लिए हमें ये थोड़ा सा जल्दी करना पड़ रहा है, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। थोड़े से फैक्ट्स देख लेते हैं कि यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी घाघरा है, जबकि गंगा नदी का सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। ठीक है, तो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल है और गंगा की सबसे सहायक नदी लंबी यमुना नदी है। और
गंगा नदी की सबसे बड़ी जब पूछता है ना, बड़ी का मतलब ये होता है कि उसका अपवाह तंत्र से है, तो हम फिर लगाएंगे आंसर घाघरा। लंबाई की बात करेगा तो यमुना, और अगर सबसे बड़ी की बात करेगा तो फिर हमको घाघरा नदी चुनना पड़ेगा। महानंदा नदी गंगा की सबसे अंतिम सहायक नदी है, ठीक है। महानंदा नदी जो है गंगा की सबसे अंतिम सहायक नदी है, और महानंदा नदी पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। दार्जिलिंग की चाय तो आपने सुना ही होगा। यमुना नदी के अलावा सभी हिमालयी नदियाँ गंगा में बाएं तट से मिलती हैं, ठीक है। तो यमुना नदी के अलावा जितनी भी नदियाँ मिलती हैं ना, हिमालयी नदियाँ, वो सब बाएं तट से मिलती हैं, जबकि ये दाएं तट से मिलती है। तो याद रखिएगा, यमुना का जो मिलने का स्थान है वो क्या है, दाईं तरफ से। अब बात करते हैं सिंधु नदी का अपवाह तंत्र, ठीक है। तो सिंधु नदी का जो अपवाह तंत्र है आप चित्र में देख सकते हैं। झेलम, चिनाब वगैरह ये सब नदियाँ जो हैं ये मिल रही हैं। तो इसे याद करने का एक ट्रिक है कि इसको ऐसे याद कीजिएगा कि झूठे चीन का सामान का बहिष्कार रखो जारी, ठीक है। झूठे चीन का सामान सामान का बहिष्कार 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 रखो जारी, ठीक है। रखो जारी कहते हैं ना, चाइना हमारे देश में क्या कहते हैं, काफ़ी अपना माल थोप रहा है, जिससे क्या हो गया, भुगतान संतुलन हमारा गड़बड़ा गया है। तो झूठे चीन का सामान का बहिष्कार रखो जारी। तो झूठे से हो गया झेलम, चीन से चिनाब, का से कुर्रम, सामान से सतलज, और का से काबुल, और बहिष्कार से व्यास नदी, और रखो मतलब रावी नदी। तो इस तरीके से हमें इसके सहायक नदियाँ याद हो जाएंगी। अब आप इसमें दे सकते हैं, ये आपके सामने केवल है, उसमें काबुल भी आपको याद रखना है, गोमल भी याद रखना है, ये सब नदियां हैं। और सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, 2880 किलोमीटर, और भारत में ये 1114 किलोमीटर बहती है। नेक्स्ट है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में आपको कभी कभी क्या होता है कि ये पूछ लेता है ब्रह्मपुत्र नदी में कि इसकी सहायक नदियों से जब क्वेश्चन आते हैं ना, तो ज़्यादातर जो आईएएस के क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादातर ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर के होते हैं। तो मैं इनकी सहायक नदियों को याद कराने की ट्रिक बता देता हूँ थोड़ी सी। तो इसकी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों की, कि सुबह सुबह तीतर तीतर को दिखा 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 मोर का लाल पंख, ठीक है। हालांकि हरा होता है लेकिन याद करने के लिए कर लिया है, मोर का लाल पंख। लाल पंख कैसे याद होगा, तो देखिए, सुबह से देखिए सुबनसिरी, तीतर से तीस्ता नदी, को से कोलंग नदी, और दिखा से दिवांग नदी, मोर से मानस नदी, का से कामेंग नदी, और लाल से लोहित नदी। तो आपको इस तरीके से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों की ट्रिक से याद हो जाएंगी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। अब देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह तिब्बत, भारत और बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र तिब्बत, भारत, बांग्लादेश और भूटान है। ब्रह्मपुत्र नदी का ब्रह्मपुत्र नदी पर असम राज्य में बोगीबील ब्रिज स्थित है, और लोहिता नदी का खूनी नदी भी कहते हैं, ठीक है। लोहिता नदी जो है उसको क्या बोलते हैं, ये देख सकते हैं हम, लोहित नदी। तो लोहिता नदी जो है उसको खूनी नदी भी कहते हैं, इसके लाल रंग की वजह से। और ढोला सदिया को भूपेन हजारिका ब्रिज भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बनाया गया है पुल बनाया गया है, उसको भूपेन हजारिका ब्रिज भी कहते हैं। और तीस्ता नदी 1787 से ही पहले गंगा की सहायक नदी थी, ठीक है। जो तीस्ता नदी थी वो 1787 से पहले गंगा यानी पद्मना की सहायक नदी थी तीस्ता नदी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये याद हो जाएंगे। आपको बस इस चित्र को थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा कि कैसे कैसे क्या दिया हुआ है। और इसमें आप ये देख पा रहे होंगे एक मांजुली द्वीप, ठीक है। तो ये विश्व का ऐसा एक नदी द्वीप है जो बीच नदी में है, ठीक है। नदियाँ बह रही हैं, बीच में आइलैंड है, यही है मांजुली द्वीप, और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। आप चित्र में ढोला सदिया भी दे सकते हैं, ठीक है। ये ढोला सदिया का बनाया हुआ है चित्र, ये, ठीक है। ढोला सदिया कहाँ पर स्थित है, और बोगीबील ब्रिज का भी दिया हुआ है इन्होंने। तो इस तरीके से आप ये
क्लियर कर सकते हैं। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की विशेषताओं की अगर बात करेंगे तो वर्षा के जल पर निर्भर होती हैं। प्रायद्वीपीय आपने देखा होगा, है ना। और द्रोणी आकार और जलग्रहण क्षेत्र छोटा होता है इनका। और जलप्रपात का निर्माण करती हैं, वाटरफॉल का। ये किसका निर्माण करती हैं? वाटरफॉल का निर्माण करती हैं। और नौकागमन के योग्य नहीं है। सीधा व रेखीय इनका प्रवाह होता है, देख रहे हैं आप, सीधा सीधा रेखीय प्रवाह होता है, कोई घुमावदार वगैरह नहीं है। और एस्चुरी और डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है। ये अरब सागर में देखिए, यहाँ पर जो गिरती है नर्मदा ताप्ती, तो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, और यहाँ पर ये गिरती हैं तो ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की बात करें तो पश्चिमी घाट आपका ये है। पश्चिमी घाट पर्वत मुख्य जल विभाजक का कार्य करता है, ठीक है। पश्चिमी घाट जो पर्वत है वो मुख्य जल विभाजक का कार्य करता है। और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ प्राय एस्चुरी बनाती हैं। तो ये तो अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी है, और ये अरब। ए फॉर अरब सागर, बी फॉर बंगाल की खाड़ी। तो ए साइड में जब गिरती है ना, तो ये कैसे बनाती है? एस्चुरी बनाती है, यानी कि ये आएगी और तुरंत ऐसे गिर जाएगी, तो ये एस्चुरी बनाती है। और यहाँ पर क्या होता है? ये डेल्टा बनाती है, क्योंकि यहाँ बालू वगैरह इतनी इकट्ठी हो जाती है कि इसकी गति बहुत धीमी हो जाती है, और ये इस तरीके से एक डेल्टा का निर्माण करती है। किधर? ये बंगाल की खाड़ी में। लेकिन अरब सागर में ये एस्चुरी बनाती है। तो इस तरीके से ये एस्चुरी का निर्माण होता है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ प्राय डेल्टा बनाती हैं, अभी बात ही की थी। प्रायद्वीपीय नदियों का विभाजन, तो पूर्व वाहिनी नदियाँ और पश्चिमी वाहिनी नदियाँ। अब पूर्व वाहिनी यानी कि इस तरफ देखेंगे तो ये पूर्व की तरफ बह रही हैं, इधर, और इधर पश्चिम में। तो पूर्व वाहिनी नदियाँ हैं वो कौन सी हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं, जिसमें महानदी का नाम आता है, गोदावरी का नाम आता है, कृष्णा नदी का नाम आता है, कावेरी का, ये सब नाम आते हैं। और पश्चिमी वाहिनी नदियों में अरब सागर में गिरने वाली नदियों को कहते हैं, ये इसमें साबरमती आती है, और माही, ठीक है, नर्मदा और ताप्ती, ये सब नदियाँ जो हैं ये पश्चिम वाहिनी नदियाँ हैं। अब बात करते हैं लूनी नदी के बारे में। तो लूनी नदी जो है वो अरावली रेंज यानी पुष्कर वैली इसका उद्गम स्थल है, कच्छ का रण जो में बहती हुई निकलती है। और ये अंतःस्थलीय नदी है, यानी कि ये जो है ये समुद्र में आके नहीं गिरती है, उससे पहले लुप्त हो जाती है। इसका पानी नमकीन होने के कारण सेल्ट वाटर रिवर भी कहते हैं। और तुमको पता ही होगा कि लूनी का मतलब भी होता है नमकीन, ठीक है। लूनी का मतलब नमकीन होता है। और सहायक नदियाँ कौन सी हैं? सुकरी और जवाई प्रमुख सहायक नदियाँ हैं इसकी। तो लूनी नदी की नदियाँ तो काफ़ी हैं। उसमें इसको याद करने का ट्रिक ये है कि इसकी कम से कम 8-9 हैं, ये हमने मुख्य लिखी हैं। अगर आपको ट्रिक बता देते हैं इसकी, कि इसमें लूनी नदी की एक ट्रिक है कि लूना 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 से जो, ठीक है, जो सूखी सूखी लाल मिठाई सूखी मिठाई खरीदी गई जब, ठीक है, खरीदी गई जब। तो इसको याद करने का ट्रिक ये है कि लूना से तो हो गई लूनी नदी, और से हो गई सागी नदी, सूखी से हो गई आपकी सोकड़ी, लाल से हो गई क्या हो गई? लीलड़ी, मिठाई से हो गई मिठनी, और खरीदी से हो गई खारी, खारी नदी भी है, और गई से गोहिया नदी, और जब से जवाई, ठीक है। तो और पहले जा का मतलब है जवाई, और बा का है बाड़ी। तो इस तरीके से इसकी 8-9 है, लेकिन वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। आपको बस इसमें से यही याद रखना है कि जवाई और सुकरी 2 प्रमुख नदियां हैं। कच्छ के रण में विलीन होने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तो एक तो आपकी पश्चिमी बनास है, सुरसती है, और रूपैन। ये नदियां जो हैं ये कच्छ के रण में लुप्त हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। ये आप देख सकते हैं सुकरी और जवाई नदियाँ कैसे आकर इससे मिली हैं, सहायक नदियाँ हैं इसकी। साबरमती नदी की बात करें तो ये उदयपुर के पास स्थित जयसमंद झील यानी खंबात की खाड़ी से इसका उद्गम है, और इसी नदी के किनारे गांधीनगर और अहमदाबाद स्थित हैं। साबरमती आश्रम में भी इसी नदी के किनारे स्थित है, तो ये साबरमती नदी के नाम से जानी जाती है। और माही नदी की बात करें, ये सब आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित मेहत झील से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है।
और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है कौन सी? माही नदी। और मकर रेखा को 2 बार नदी कौन सी काटती है? तो वो है आपकी लिम्पोपो नदी। कौन सी है? लिम्पोपो नदी। और भूमध्य रेखा को काटने वाली कौन सी नदी है? तो वो है आपकी कांगो और जारे नदी। ठीक है, कांगो और जारे नदी है। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ सकता है वो कि माही नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? ठीक है, माही नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो ये अक्सर हमेशा तो नहीं पूछेगा, लेकिन कभी कभी पूछ भी सकता है कि माही नदी की कौन कौन सी सहायक नदी हैं। तो मैं आपको बता दूं, माही नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो है, एक तो आपकी जाखम, ठीक, दूसरी सोम और तीसरी चाप। ये प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। याद करने का ट्रिक क्या है? तो देखिए, माही नदी जो है ना, वो क्या करती है? भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, यानी सॉरी, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो अगर काटने से होता क्या है? जख्म होता है। तो आपको क्या हो जाएगा? जाखम नदी याद हो जाएगी। काटने से क्या होता है? जख्म होता है, तो जाखम नदी। और जब ये काटेगी कर्क रेखा को 2 बार, तो एक चाप बनाएगी ना, तो चाप नदी भी इसकी सहायक नदी है। और माही में एक शब्द है माहा, माह यानी कि मंथ, और मंथ में सोमवार होता है ना, तो सोम नदी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप माही नदी की ये प्रमुख सहायक नदियों को भी याद कर सकते हैं। नर्मदा नदी की बात करें तो ये मैकाल श्रेणी के अमरकंटक से निकलती है और खंबाती खाड़ी में गिरती है। इसकी लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर है। और नर्मदा नदी भारत की प्रायद्वीपीय नदियों में अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत ये रहा आपका। और ये देख सकते हैं आप, नर्मदा नदी ये कहाँ से निकल रही है आपकी? ये निकल रही कहाँ से? अमरकंटक से। ठीक है, और देख सकते हैं इसके, ये सतमाल रेंज है, सतपुड़ा रेंज है, ऊपर क्या है आपकी? विंध्य रेंज। तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि ये किन रेंजों के बीच में है, तो विंध्य रेंज तो ऊपर है आपकी, ठीक है, सतपुड़ा, सतमाला, मैकाल ये सब नीचे हैं। तो उत्तर में विंध्य रेंज है और दक्षिण में इसके सतमाला, सतपुड़ा रेंज है। ये चित्रों से ही क्लियर हो सकता है, रट के नहीं हो सकता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है वैसे पूछे तो? ये गोदावरी नदी है। ठीक है, और नर्मदा नदी जबलपुर के भेड़ाघाट में धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। महत्वपूर्ण परियोजनाएं कौन कौन सी हैं इस नदी पर? सरदार सरोवर बांध, महेश्वर परियोजना, नर्मदा सागर परियोजना, ओमकारेश्वर बांध, ये इसके ऊपर, इस नदी के ऊपर महत्वपूर्ण परियोजनाएं बनी हैं। सहायक नदी हैं बंजार, बरना, तवा और हिरना। ठीक है, तो ये इसकी क्या है? सहायक नदी हैं नर्मदा नदी की। हालांकि ऐसा नहीं है कि यही है, इसके अलावा भी हैं, ये प्रमुख हैं। और अगर आपको इसका ट्रिक याद करना है तो इसका ट्रिक ये है कि और भी नदियां हैं इसकी, तो सबको याद मैं करा ही देता हूँ आपको कि शेर को शक हुआ। ठीक है, शेर को शक हुआ, शक हुआ शक हुआ कि हिरण, ठीक है, हिरण जो है, हिरण तथा ऊंट, ऊंट ऊंट बाहर, यानी कि कोई मीटिंग हो रही होगी, उस मीटिंग रूम से बाहर अपमान कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आप सोचिएगा, अपमान कर रहे हैं। तो देखिए, शेर से आपकी शेर नदी इसकी सहायक नदी है नर्मदा की। ठीक, और को से कोनार नदी, शक से शक्कर नदी, शक्कर नदी भी है, यानी चीनी जो होती है शक्कर नदी। हुआ मतलब हथनी नदी, की मतलब कुंदी नदी, हिरण से हिरण नदी, हिरण से हिरण नदी, तथा से तवा नदी, ऊंट से ऊंटी नदी, और बाहर से बरना नदी, अपमान से मान, मान नाम से भी है एक नदी, तो मान नदी। तो ये तो है इसका ट्रिक, नर्मदा नदी की सारी सहायक नदियों को याद करने का ट्रिक। अब बात करते हैं ताप्ती नदी की। तो ताप्ती नदी क्या है? मध्य प्रदेश में बैतूल के मुल्ताई से निकलती है, मध्य प्रदेश के बैतूल के मुल्ताई से, और अरब सागर में गिर जाती है। अरब सागर, ए फॉर अरब सागर, इधर बी फॉर बंगाली खाड़ी। तो सूरत इसी नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, जो है ताप्ती नदी आप देख सकते हैं, सूरत इसी नदी के किनारे पर स्थित है। पूछ लेते हैं कि सूरत जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो ताप्ती नदी के। ये सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र राज्य में प्रवाहित होती है, और इसकी सहायक नदी कौन सी है? पूर्णा नदी है।
महत्वपूर्ण परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? तो काकरपारा और उकई, ये जो हैं वो ताप्ती नदी पर हैं। तो देखिए, जब पारा बहुत हाई होता है ना, तो कब होता है? जब गर्मी होती है, गर्मी मतलब तपती है, जब ज़मीन तप जब आती है ना, तो उसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, काकरपारा जो है ताप्ती नदी पर है, ठीक है। और जब गर्मी पड़ती है ना, तो उल्टी आ जाती है ना कभी कभी, तो उकई, इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे याद कर सकते हैं, उई, जब कोई गर्म तवे पे हाथ रखता है ना, तो क्या करता है? उई करता है ना, उई। तो इस प्रकार से आप ये भी याद कर सकते हैं, ताप्ती नदी। मांडवी नदी जो है वो कर्नाटक में बेलगांव से निकलती है और अब सागर में आके गिरती है। बेलगांव आपको पता ही होगा, जहाँ महात्मा गांधी ने 1924 में कांग्रेस अधिवेशन किया था। और इस नदी को गोवा की जीवन रेखा भी कहते हैं, मांडवी नदी को। इस नदी के किनारे गोवा की राजधानी पणजी स्थित है, मांडवी नदी के किनारे। और ये गोवा की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और मांडवी नदी में ही दूध सागर जलप्रपात है। पूछ लेते हैं कि दूध सागर जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो मांडवी नदी के पास। जुआरी नदी जो है कर्नाटक से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। ये गोवा की सबसे बड़ी नदी है, जुआरी नदी। और जुआरी और मांडवी नदी के मुहाने में है मरमागांव बंदरगाह। कौन सा? मरमागांव बंदरगाह। ये जुआरी आप देख सकते हैं। शरावती नदी जो है वो कर्नाटक के शिवमोगा जिले, ये शरावती आप देख सकते हैं, शरावती, ये कर्नाटक के शिवमोगा जिले से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। और जोग जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपकी भारतपुंजा नदी। इसे पोन्नानी या फिर नीला नदी के नाम से भी जाना जाता है और तमिलनाडु के अन्नामलाई पर्वत से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। केरल में 209 किलोमीटर या तमिलनाडु में 41 किलोमीटर प्रवाहित होती है। बात करते हैं पेरियार नदी की। तो तमिलनाडु के अन्नामलाई पर्वत से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। ये केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी है। आप देख सकते हैं पेरियार नदी को, केरल में ही है। तो ये केरल की जीवन रेखा भी कहते हैं इसको। और पेरियार नदी में इडुक्की बांध स्थित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इडुक्की बांध कहाँ है? तो पेरियार नदी पर स्थित है। फिर आपका था पंबा नदी। आप देख सकते हैं चित्र में, पंबा नदी कहाँ पर स्थित है? तो पंबा नदी, और ये केरल राज्य में निकलती है। और पंबा नदी वेम्बनाड झील में समाहित हो जाती है। स्वर्णरेखा नदी की बात करें तो झारखंड में रांची के पठार से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इस नदी पर हुंडरू जलप्रपात स्थित है। वैतरणी नदी की बात करें तो ये उड़ीसा के कोटा जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। फिर आपकी आती है ब्रह्मणी नदी। ये झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से निकलने वाली शंख और दक्षिण कोयल नदी से मिलने से बनती है। ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और ब्राह्मणी नदी उड़ीसा और झारखंड में प्रवाहित होती है। फिर आते हैं, बात करते हैं महानदी के बारे में। तो महानदी आप देख ही रहे होंगे, ये सिवा की पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में प्रवाहित होती है। अब्बा तंत्र की बात करें तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश और झारखंड को कवर करती है। और हीराकुंड बांध परी उड़ीसा में ही महानदी में स्थित है। और संबलपुर और कटक महानदी के किनारे स्थित है। संबलपुर और कटक महानदी के किनारे पर स्थित है। अब देखते हैं इसकी सहायक नदियों की ट्रिक। तो साथियों, इसकी जो महानदी है, इसकी ट्रिक बहुत ही आसान और फनी है। ट्रिक है इसकी ट्रिक क्या है बताता हूँ मैं आपको। इसकी ट्रिक क्या है? अब हंस दो माँ, अब हंस दो माँ, माँ जोकर शिवनाथ, ठीक है, जोकर शिवनाथ, शिवनाथ, शिवनाथ सिवाय, सिवाय, सिवाय इसके, सिवाय इसके लौंग का तेल लाया। ठीक है, किसका लाया? लौंग का तेल लाया, लौंग का तेल लाया। तो देखिए, तो अब इसे ऐसे याद करेंगे। अब से हम कर लेंगे इब, ठीक है, हसदो से हो जाएगा हसदो नदी, ये सहायक नदी। और आपका क्या आ जाएगा? माँ से मंड, और जोकर से जोक, ये आप देख सकते हैं। शिवनाथ से शिवनाथ आप देख ही रहे हैं। सिवाय से शिवा। तो इस प्रकार से हम इसकी सारी सहायक नदियों को याद कर सकते हैं। तो माँ कहती है कि बेटा जोकर नहीं है, वो हीरा है, हीरा। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं
कौन, हीराकुंड बांध भी क्या है, हीराकुंड बांध भी जो है वो महानदी पर स्थित है। अब बात करते हैं प्रांतीय भारत में गोदावरी नदी के बारे में। तो महाराष्ट्र में नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका अब्बा तंत्र क्या है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में फैला है। कालेश्वर परियोजना इसी नदी में स्थित है और कालेश्वर परियोजना विश्व की सबसे बड़ी लिफ्ट इरिगेशन परियोजना है, ठीक है। और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और उम्र में लंबाई के कारण इसे दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा भी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें गोदावरी, ठीक। तो गोदावरी नदी का ट्रिक क्या है, आप ये देख पा रहे होंगे गोदावरी नदी में कई सारी जो है नदियाँ निकली हुई हैं। तो ऐसे याद कीजिएगा, इसका ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, गोदावरी से आप समझिए गोद भराई, ठीक है। और जब गोद भराई होती है तो क्या होता है, जब गोद भराई होती है तो मंजीरा बसता है, मुजरा होता है। तो इस प्रकार से मंजीरा नदी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, मंजीरा नदी को याद कर सकते हैं। फिर आप क्या कर सकते हैं कि वर्धा नदी, इसमें एक है आपकी वर्धा नदी, तो उसको याद करने का ट्रिक क्या है कि वर था तभी तो गोद भराई की गई। तो इस प्रकार से आप इसको वर्धा नदी को भी जोड़ सकते हैं। फिर आपका आता है आपका प्रवरा नदी। तो जो प्रवरा नदी है उसकी ट्रिक ये है वर, और गोदावरी में भी क्या है वर। तो इस प्रकार से आप इसको प्रवरा नदी को याद कर सकते हैं। और वैनगंगा और पैनगंगा, इसको याद करने का ट्रिक क्या है, तो इसको याद करने का ट्रिक ये है, आप ये देख सकते हैं कि ये देखिए ये त्र्यंबकेश्वर से निकल रही है ना, ये त्र्यंबकेश्वर से निकल रही है। तो अभी तो हमने बताया ना कि मंजरा, यानी कि जब मंजीरा बसता है, जब जब गोद भराई होती है। और फिर उसके बाद प्रवरा, प्रवरा में क्या है वर, भाई इसमें भी वर और इसमें भी वर। तो इस प्रकार से प्रवरा। और इसके अलावा क्या है इसमें वैनगंगा, जब जब गोद भराई होती है ना तो क्या होता है, वैन आती है ना, गाड़ी आती है ना रिश्तेदारों की, तो वैनगंगा। लेकिन खर्चे के नाम पर क्या होता है, लड़की वालों को पैन होता है, तो पैनगंगा। और गोद भराई में क्या होता है, सबरे रिश्ते बुलाते हैं, सबरे बुलाते हैं, जो तू भी आ जा तू भी आ जा, तो सबरे से क्या हो जाएगा सबरी, ठीक है। तो ये हो जाएगा सबरी। फिर उसके अलावा आपकी कौन कौन सी नदियाँ रह गई, प्रवरा हो गई, मंजरा हो गई और वर्धा हो गई, ठीक है। आदमी डर लगता है कहीं गोद भराई में कोई गलती ना हो जाए, कहीं भूल ना हो जाए, तो भूला नदी। और आपकी कौन सी बची, इंद्रावती। अब होता क्या है कि जब शादी हो जाती है ना तो क्या होता है कि लड़की जो होती है ना वो अपने पति को क्या करती है, डराती है, तो इंद्रावती, डराती, ठीक। इस तरीके से आप गोदावरी नदी की सहायक नदियों को याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं कृष्णा नदी के बारे में। तो कृष्णा नदी जो है वो महाबलेश्वर यानी महाराष्ट्र से निकलती है और बंगाल खाड़ी में गिरती है। इसका याद करना बड़ा आसान है कि महाबली थे, भगवान ईश्वर कृष्ण जो थे वो महाबली थे ना, महाबली ईश्वर है कौन, कृष्ण, और बंगाली खाड़ी में। इस तरीके से हम इसका उद्गम भी याद कर सकते हैं। ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा के बीच में एक कोलेरू झील स्थित है, ठीक है। तो इनके बीच में क्या है, एक कोलेरू झील भी स्थित है। अब अगर कृष्णा नदी की आपको सहायक नदियों की ट्रिक याद करनी है तो उसको ऐसे याद करिएगा कि कृष्णा भी माला को घाट पर बड़ा तंग करे हैं। देखो भगवान कृष्ण जो है ना लड़कियों को बड़ा तंग करते थे, जो गोपिकाएँ थी, तो उसमें से एक लड़की थी माला। तो कृष्णा भी है वो माला को घाट पर बड़ा तंग करे हैं। तो इसको याद करने का ट्रिक क्या है, देखो कृष्णा से कृष्णा नदी हो गया और कृष्णा भी यानी कि उनके संग कोई उनके दोस्त भी थे ना, तो भी से हम लगाएंगे भीमा, ठीक है। तो इसमें भीमा नदी हो जाएगी आपकी, ठीक है। जो आपकी भीमा नदी जो है वो भी हो जाएगी। फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, माला से माल प्रभा हो जाएगा। माल प्रभा देख सकते हैं आप सामने नीचे की तरफ। और घाट से घाट प्रभा, और बड़ा से यानी कि वेदावती नदी भी है, और तंग से तुंगभद्रा, ठीक। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सब याद कर सकते हैं। और दूध गंगा यानी कि दूध, तो दूध गंगा का याद करने का बड़ा आसान है कि दूध जो है ये बहुत पीते थे, दूध मक्खन की खाते थे, तो भाई दूध मक्खन खाने वाले के लिए तो फिर दूध गंगा तो होगी ही होगी। तो दूध गंगा नदी भी जो है कृष्ण नदी पर स्थित है। और इसके अलावा आपकी क्या आती है,
मूसी आती है, ठीक है। मूसी, मुन्नेरू, सीना, नीरा, ये आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास। तो ये जो है आपकी सहायक नदियों की रही आपकी, ठीक। याद करने का ट्रिक जो मैंने अभी आपको बताया है, एक दो बार रिपीट करके देखिएगा तो आपको ये पूरा याद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका कावेरी नदी। कावेरी नदी जो है वो ब्रह्मगिरी पहाड़ी के कावेरी ताल से निकलती है कर्नाटक से, और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसका याद करने का ट्रिक क्या है उद्गम? तो देखिए, जिससे ब्रह्म का ज्ञान हो गया उसका कोई बैरी नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता। तो इस तरीके से हम कावेरी और ब्रह्मगिरी को रिलेट कर लेंगे। और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये एक सदा नीरव नदी है, पूरे साल बहती है। ये दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्व मानसून से वर्षा प्राप्त करती है, और इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं, कई बार पूछा है एग्जाम में। तंजावुर कावेरी नदी के किनारे स्थित है। तंजावुर जो है एक जगह, वो कावेरी नदी के किनारे पर स्थित है, और कावेरी नदी 3 द्वीप का निर्माण करती है। कौन कौन से? श्रीरंगपट्टनम द्वीप, जिस पर आपको पता ही होगा टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस का लड़ाई हुई थी और संधि हुई थी श्रीरंगपट्टनम की, तो ये कर्नाटक में स्थित है, श्रीरंगपट्टनम द्वीप। और शिव समुद्रम द्वीप और श्रीरंगम द्वीप, तो 3 आइलैंड बनाती है ये, ठीक है, वो द्वीप बनाती है कावेरी नदी। चित्र में आप देख सकते हैं कावेरी नदी को। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी में ही स्थित है, और कलनई बांध, ग्रेट एनीकट भी कहते हैं, कावेरी नदी में स्थित है, और भारत का सबसे पुराना सक्रिय बांध भी है। वेंगई नदी, वेंगई नदी आप देख सकते हैं, वेंगई जो है तमिलनाडु में है। तो ये मदुरई तमिलनाडु में स्थित है, और पाक की खाड़ी में ये गिरती है, और मदुरई से निकलती है, उद्गम है इसका। तामपर्णी नदी, ये अगस्त मलाई जो है वहाँ से निकलती है तमिलनाडु में, और मन्नार की खाड़ी में गिरती है। आइए साथियों, ये देख लेते हैं बिहार का शोक किसे कहते हैं, तो वो कोशी नदी है, ठीक है। बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोशी नदी को। और भारत का शोक अगर आ जाता तो वो कर्मनाशा नदी है। झारखंड का शोक क्या है? दामोदर नदी। और उड़ीसा का शोक है महानदी, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो असम का शोक है, असम में से होकर बहती ज़्यादातर। और बंगाल का शोक या बंगाल का वरदान किसे कहते हैं? दामोदर नदी को। ये बहुत प्रमुख वो हैं, उपाधि दी गई हैं नदियों को, ये जरूर पूछी जाती हैं। फिर है उत्तरी बंगाल का जीवन किसे कहते हैं? तीस्ता नदी को। उत्तरी बंगाल का जीवन किसे कहते हैं? तीस्ता नदी को। और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा बोला जाता है नर्मदा नदी को। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कौन सी है? महानदी। और गोवा की जीवन रेखा है मांडवी। सिक्किम की जीवन रेखा तीस्ता नदी है, और भारत की जीवन रेखा गंगा नदी है। गुजरात की जीवन रेखा किसको कहते हैं? नर्मदा नदी को कहते हैं। और राजस्थान की जीवन रेखा इंदिरा नहर को कहते हैं। साथियों, अब हम करेंगे गत वर्ष आए हुए एमसीक्यू को। आपके कितने एमसीक्यू ठीक हुए ये आप मुझे कमेंट कीजिएगा। और हमने काफ़ी डिटेल में बात किया है, और वीडियो तो लंबा होना ही था, लेकिन इससे आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग मेहनत करते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं कि वीडियो छोटा है या बड़ा है। तो साथियों, देख सकते हैं हम कि पहला ही क्वेश्चन हमारे सामने है कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? तो 1 का होगा सी, ब्रह्मगिरी। याद करने का ट्रिक क्या है? जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो गया, जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा, उसका कोई दुश्मन है, कोई वैरी है? कोई वैरी नहीं है, कोई भी क्या है? कोई वैरी नहीं है, तो कावेरी। नेक्स्ट है कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन 2 राज्यों के मध्य में है? तो राइट आंसर है आपका कर्नाटक और तमिलनाडु, ठीक है। ये तमिलनाडु है, ये कर्नाटक है, तो यहाँ से बहती है, तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो क्वेश्चन 3 का राइट आंसर क्या होगा? कावेरी। कावेरी क्या बोलते हैं इसको? दक्षिण भारत की गंगा। पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? अभी मैंने आपको बताया था कि पांडवों की सहायता करी थी, तो पंच और दूध मक्खन खाते हैं, तो कौन खाते हैं? कृष्ण। तो ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए, कृष्णा। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है महाबलेश्वर। कहा था ना
कृष्ण कौन है? महाबली ईश्वर हैं, सबसे ताकतवर भगवान महाबलेश्वर। दामोदर नदी निकलती है, तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर होगा छोटा नागपुर पठार से। भारत का सबसे बड़ा अपवाह नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी अपवाह नदी, अपवाह नदी का मतलब रिवर सिस्टम जो होता है ना, ड्रेनेज सिस्टम पैटर्न, इसको बोलते हैं। तो अपवाह नदी कौन सी है भारत की सबसे बड़ी? तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर होगा गंगा। क्वेश्चन 8 है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी होगी गोदावरी। क्वेश्चन 9 है निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? यही इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं एग्जाम में। तो गोदावरी, झेलम, रावी या घाघरा? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी घाघरा। क्वेश्चन 10 निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर होगा ए सतलज। क्वेश्चन 11 निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सही है सिवाय एक बात के? तो सिवाय एक बात के कौन सा सही है? ये अमरकंटक से निकलती है, सही बात है। ये मार्बल रॉक्स के समूह के बीच में से बहती है, 11 का बिल्कुल बहती है। ये नदी का प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। ये भी सही, ये भी सही, यही गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, ऑप्शन बी 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है? तो देखिए कृष्णा की सहायक नहीं है, तो कृष्ण भगवान तंग करते थे ना, माला नाम की उनकी कोई थी ना गोपिका, और घाट भी तंग करते थे ना वो, तो ये तो तीनों हैं ही, अमरावती नहीं है, तो वही ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? तो क्वेश्चन 13 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? कावेरी, महानदी, हुगली या कृष्णा? तो सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? तो वो है हुगली। क्वेश्चन नंबर 14 कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं? हमने बात की थी ना इसके बारे में, तो देखिए देवप्रयाग में जाकर के, ठीक है। भागीरथी और अलकनंदा, मैंने कहा था ना कि अलका जो है भागी भागी कहाँ हुई? देवों को दर्शन करने गई थी ना रथ पे बैठ के, तो देवप्रयाग भी आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? तो क्या वो गंगा है, कोसी है, दामोदर है या गोमती है? तो क्वेश्चन 15 का राइट आंसर होगा बी कोसी नदी। क्वेश्चन नंबर 16 भारत में सबसे बड़ी नदी मुख किस नदी के मुख पर है? वो गोदावरी, कृष्णा, भागीरथी या हुगली? तो क्वेश्चन 16 का राइट आंसर होगा डी हुगली नदी। क्वेश्चन नंबर 17 साधना नदी का उद्गम स्थल है मिलाम, सियाचिन, गोमुख या यमुनोत्री? तो राइट आंसर होगा 17 का ए मिलाम हिमनद। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है जिनमें से एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरे अरब सागर में की तरफ प्रवाहित होती है, ठीक है? तो वो कौन सी है? तो भाइयों इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 18 का ए अमरकंटक। अमरकंटक से क्या होता है? एक सोन नदी निकलती है ना, उद्गम होता है जिसमें एक उत्तर तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिल जाती है, यानी कि वो गंगा में मिल जाती है और दूसरे अरब सागर में। अब ये यहाँ से नर्मदा निकलती है ना, और वो क्या करती है? अरब सागर में मिल जाती है। तो इस प्रकार से ये राइट आंसर होगा अमरकंटक। अमरकंटक से सोन नदी और नर्मदा निकलती हैं, ठीक है। तो एक तो गिरती कहाँ पर है? एक गिरती अरब सागर में और दूसरी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 19 निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? तो देखिए यमुना नदी में कौन कौन सी मिल रही थी, कौन कौन सी नहीं मिल रही थी? यमुना में चंबल मिल रही थी, क्या मिल रही थी साहब? बेतवा मिल रही थी, कैन मिल रही थी, सोन नहीं मिल रही थी। सोन तो पटना में आके मिली है ना गंगा से, तो सोन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र में है, कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है और ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश में है। तो क्वेश्चन 20 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये कावेरी, कावेरी इसका राइट आंसर होगा। वो ये सत्य नहीं है मतलब इसलिए सत्य हो जाएगा। कावेरी का जो उद्गम है ना, हमने क्या बताया था? ब्रह्मगिरी, ठीक है, ब्रह्मगिरी। तो इस तरीके से ये राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 और निम्नलिखित में से भारत में तलछट को प्रभावित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है?
तो ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी सिंधु। तो क्वेश्चन 21 का आंसर होगा ए ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 22, सिंधु नदी की सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, क्या वो हुंजा है, सतलज है, व्यास है या रावी है? तो क्वेश्चन 22 का राइट आंसर होगा बी सतलज। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? प्रायद्वीपीय पठार में नर्मदा नदी असाधारण रूप से सीधे प्रणाल के साथ पश्चिम की ओर बहती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस भाग में ढाल परिवर्तन नदी प्रणाल प्रतिरोध को नियंत्रित करती है। ऑप्शन बी, नदी जल की विशाल मात्रा को ले जाती है जिससे सीधा प्रणाल पथ बनता है। ऑप्शन सी, नदी मध्य उच्च भूमि और दक्कन के पठार के बीच सीमा बनाती है। और ऑप्शन डी, नदी पश्चिम की ओर और अनवरत रिफ्ट घाटी की द्रोणिका से होकर बहती है। तो क्वेश्चन 23 का राइट आंसर होगा डी, नदी पश्चिम की ओर अनवरत रिफ्ट नदी घाटी की द्रोणिकाओं से होकर बहती है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि ये जो एस्चुरी बनाती है नर्मदा अमरकंटक से निकलते हैं, तो ये क्या करती है? पश्चिम की ओर बहती है। ये वेस्ट है ना, तो पश्चिम की ओर बहती है और ये रिफ्ट से बहती है, यानी कि इस तरीके से घाटियों के बीच बहती है, इस तरीके से। तो मड वगैरह लेके जाती नहीं है, अपने संग धूल धक्कड़ तो जाता नहीं है इसका। तो इस कारण से क्या होता है, डेल्टा नहीं बनाती है अपने साथ, क्योंकि गंगा वगैरह क्या करती हैं अपने संग, क्या करती हैं, पत्थरों के कण लेके जाती हैं। तो उससे क्या होती है, नदी हो जाती है भारी, और भारी हो जाती है तो वो क्या करती है लास्ट में आके, उसमें ताकत तो होती नहीं है, तो वो मट्टी को छोड़ती जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो स्थल होता है थोड़ा ऊंचा होता चला जाता है और एक डेल्टा का निर्माण हो जाता है। लेकिन ऐसा आपका इसमें नहीं होता है नर्मदा और ताप्ती के साथ, तो वहाँ ये एस्चुरी बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 24, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो भाई चंबल नदी जो है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान यहीं से तो बहती है। तो यही है इसका राइट आंसर 24 का ए। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो देखिए क्वेश्चन 25 का राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र सबसे लंबी है। ठीक है, फिर उसके बाद गंगा का नंबर आता है और फिर उसके बाद गोदावरी का, फिर नर्मदा का। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो क्वेश्चन 26 का राइट आंसर क्या होगा? तो नौकागमन के लिए मैंने आपको बताया था कि हिमालयी नदियाँ होती हैं, तो दक्षिण की तो होती नहीं है। तो आपका देखिए ये कावेरी और गोदावरी को तो आप काट दीजिए नौकागम्य, तो ये तो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। अब आपका रहा कौन सा, ब्रह्मपुत्र, यमुना या गंगा या सिंधु या गंगा या ब्रह्मपुत्र? तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 26 का बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित नदियों में से भारत में से किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? तो क्वेश्चन 27 का राइट आंसर होगा डी, गंगा। ठीक है, तो गंगा में भारत का सबसे लंबा सड़क सेतु बना हुआ है। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदर नदी बन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो क्वेश्चन 28 का राइट आंसर होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 29, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। तो क्वेश्चन 29 का राइट आंसर क्या होगा? नेपाल तिब्बत, तिब्बत सिक्किम, उत्तर प्रदेश और तिब्बत या उत्तराखंड और तिब्बत? राइट आंसर होगा उत्तराखंड तथा तिब्बत में। क्वेश्चन नंबर 30, हिमालय पार की नदियां हैं। तो हिमालय पार की नदियां कौन सी हैं? सतलज सिंधु गंगा, ब्रह्मपुत्र सिंधु सतलज, ब्रह्मपुत्र सिंधु गंगा, ब्रह्मपुत्र सतलज गंगा। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा हिमालय पार की जो नदियां हैं उसमें ब्रह्मपुत्र भी है, सिंधु भी है और सतलज भी है। इस तरीके से देखिए, तो ये जो है हिमालय बना हुआ है, ये हिमालय है। तो आपका ब्रह्मपुत्र यहाँ पे तो हिमालय पार से ही है ना, सिंधु आपकी जो है ऐसे बहती है और आपकी सतलज भी ऐसे बहती है। तो ये हिमालय पार की नदियाँ हैं। साथियों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों में इसको शेयर करें। लंबा वीडियो जरूर होगा लेकिन आपके काम का होगा। तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए उपयोगी वीडियो जो निश्चित रूप से आपको एग्ज़ाम में काम आए। ऐसे नहीं, आपको खुश करना नहीं, आपको सफलता हमारा लक्ष्य है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि समय पर आपको हमारे वीडियो प्राप्त हो सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझको इजाज़त। आपका मित्र, आपका दोस्त सुमितेश। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, शब खैर।